नमस्कार साथियों, सभी को मेरा राम राम। कभी कैसे हो भाई सभी आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है महिला और बाल अपराध का जो भी टॉपिक है हमारे राजस्थान पुलिस में उसको स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था कि महिला और बाल अपराध में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम कौन सा ले रहे हैं। तो जैसे महिला और बाल अपराध, तो महिला, बाल और अपराध। अपराध की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे कि अपराध होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले ये देखो कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति ये हमारा जो महिला और बाल अपराध जो है ना, उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि महिला और जो बच्चे हैं उनके प्रति जो भी अपराध और उनसे संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला आता है अपराध, अपराधों की प्रवृत्ति। अपराध क्या है। अब हम आए दिन देखते हैं कि भाई गोली जो मारपीट हो रही है, मारपीट भी अपराध ही है। चोरी डकैती हो रही है, हर चीज़ जो गलत है वो अपराध ही है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि अपराध कितने प्रकार के हैं या किस हिसाब से इसमें मान लो सज़ा दी जाती है, किस हिसाब में जमानत दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराध में आता है जमानती अपराध। तो जमानती यानी कि जमानत मिल सकती हो जिसमें, तो इसको समझो कि ऐसा अपराध जिसमें जमानत की मांग हम कर सकते हैं, यानी कि जमानत की मांग कर सकते हैं हम कि इसमें जमानत दी जाए। जैसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कर लिया, आप थाने पे जाइए और आप जमानत की मांग कर देते हैं। जैसे कोई भी हम कहते हैं कि भाई जमानती लेके आओ, तो एक दो जमानती ले आओ, उनकी आईडी वाईडी ले आओ, तो वो जमानत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जमानती अपराध। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है अजमानती अपराध, यानी कि ऐसा अपराध जिसकी जमानत की मांग नहीं की जा सकती, यानी कि हम पुलिस से या फिर थाने पे जाके उसकी जमानत की मांग नहीं कर सकते। इसमें जमानत देने का जो अधिकार है वो किसको होगा, न्यायालय को। न्यायालय को। समझ में आ रहा है ये जमानती क्या है, अजमानती क्या है, कि इसमें हम जमानत की मांग नहीं कर सकते पुलिस से, इसकी जमानत की मांग न्यायालय से की जाती है। जैसे यदि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है, और पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने हमें मान लो जो भी मुलजिम होगा उसको पेश करेगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वो उसको जमानत दे या नहीं दे वो उसके ऊपर है। तो अगर उसको जमानत दी जाती है, जैसे मजिस्ट्रेट ने उसको जमानत देती, यानी कि पुलिस ने तो नहीं दी, जमानती अपराध में तो पुलिस दे रहा है जमानत, लेकिन अजमानती अपराध जो है इसमें मजिस्ट्रेट जमानत देता है, यानी कि न्यायालय का विवेकाधिकार होता है उसको जमानत देना। तो ये होता है अजमानती अपराध। समझ में आया। तीसरा आता है गैर जमानती अपराध, यानी कि ऐसे अपराध जिसमें किसी भी प्रकार से कहीं से भी जमानत नहीं मिले, जमानत नहीं मिले। ठीक है, वो क्या होते हैं, गैर जमानती अपराध होते हैं, यानी उसमें आपको बिल्कुल भी जमानत नहीं मिल जाती, जैसे वो राम रहीम वाला मामला था। उसके बाद में आता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं कि ऐसे संज्ञेय यानी कि ऐसी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं भाई। देखो, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी जो हो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि उसे लग जाए कि ये संज्ञेय अपराध जो कारित कर सकता है, गंभीर अपराध कारित कर सकता है, तो उसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध। ठीक है, एक होता है असंज्ञेय अपराध, यानी कि ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा वो हो जाएगा संज्ञेय अपराध, नहीं करेगा वो असंज्ञेय अपराध। एक होता है शमनीय अपराध। शमनीय क्या होते हैं भाई, जिसमें राजीनामा हो जाता है। जैसे किसी ने परिवाद दिया, एक आदमी ने, जैसे दो आदमी लड़ गए, एक ये है एक ये, आपस में लड़ गए, इसने परिवाद दे दिया थाने पे, थाने पे परिवाद दिया इसके खिलाफ, तो ये जो है था, इस मान लो परिवादी जो परिवाद देता है उसको थाने पे बुलाया जाता है, उसके जो भी कि भाई आपके बयान दीजिए। तो बयानों में मान लो जिसमें इसमें और इसमें आपसी समझौता हो जाता है कि भाई ठीक है हम राजीनामा कर रहे हैं, तो वो होता है शमनीय अपराध। अशमनीय अपराध ऐसे होते हैं जिसमें राजीनामा नहीं होता है, तो वो होते हैं अशमनीय अपराध। तो अपराध की जो भी प्रवृत्तियां हैं, अपराध जितने भी प्रकार के वो आपको समझ में आए। पहला जमानती अपराध था जिसमें पुलिस आपको जमानत दे सकती है। दूसरे होते हैं अजमानती अपराध जिसमें न्यायालय का विवेकाधिकार होता है आपको जमानत देना। तीसरा होता है गैर जमानती अपराध जिसमें आपको जमानत नहीं मिलती। चौथा होता है संज्ञेय अपराध।
संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस जो अधिकारी होते हैं वो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। एक असंज्ञेय अपराध होता है जिसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर समनीय अपराध होते हैं जिसमें राजीनामे हो जाते हैं, असमनीय होते हैं जिसमें राजीनामा नहीं होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट आता है और इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक आएगा ये है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। समझ रहे हो, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो क्राइम होते हैं उनको हम इसमें लेंगे। इसका काम क्या होता है कि जो भी महिलाएं और जो बच्चे होते हैं ना, उनसे संबंधित जो भी साइबर अपराध होते हैं उनको रोकना, और जो भी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उनका जो ब्यौरा है वो इसमें रखा जाता है। मान लो महिला संबंधी अपराध को रोकने के लिए, उनसे निपटने के लिए ये चलाया गया है। इसकी जो स्थापना होती है वो 11 मार्च 1986 को होती है। गृह मंत्रालय के अधीन है ये। गृह मंत्रालय अभी किसको दिया गया है भाई? गृह मंत्रालय दिया गया है दिया कुमारी को। दिया कुमारी यानी कि गृह मंत्रालय इनको दिया गया है। गृह मंत्रालय में पुलिस आती है, तो गृह मंत्रालय दिया कुमारी को दिया गया है। महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध का रिकॉर्ड रखने वाली सर्वोच्च जो संस्था आती है वो आती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। गृह मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो स्थापना है, ये देखो स्थापना जो है वो टंडन समिति, किसकी सिफारिश पर होती है? तो टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन 1977 से 81 तथा गृह मंत्रालय के जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं रख रखाव के रूप में कार्य करने हेतु जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है। ये इसका उद्देश्य है। यानी कि किसकी सिफारिश पर की गई है? महिला और बालकों से संबंधित जो भी अपराधों का जो रिकॉर्ड रखना है ये उसका उद्देश्य है। मुख्यालय कहाँ भी है NCRB का? तो NH 8 के किनारे जो महिपालपुर आता है, नई दिल्ली में उसका मुख्यालय बनाया गया है। वर्तमान में महानिदेशक आते हैं इसके विवेक गोगिया। उद्देश्य क्या है? NCRB का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की पुलिस का आधुनिकीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसको सशक्त बनाना, सूचना प्रौद्योगिकी को सशक्त करना है। तो याद रख लेना, पूछ सकते हैं NCRB की पहले स्थापना किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय। किसकी सिफारिश पर की गई? ये याद रखना। एक याद रखना उसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की पुलिस का आधुनिकीकरण करना और सूचना प्रौद्योगिकी को सशक्त करना। महिला एवं बालकों से संबंधित साइबर अपराध जो हो रहे हैं उनको रोकथाम करना, निगरानी रखना एवं तकनीकी परिचालन के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को बनाया गया है। 21 अगस्त 2017 को NCRB जो है इसका राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल जो है वो प्रारंभ किया गया है। कब किया गया है? 21 अगस्त 2017 को। ये NCRB है, इससे बाहर आपके NCRB में से क्वेश्चंस नहीं उठाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट आज ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, बस NCRB और हिंदू कोड बिल ही पढ़ेंगे। हिंदू कोड बिल क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये याद रखना, हिंदू कोड बिल जो है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उन्होंने 5 फरवरी 1951 को संसद में पेश किया था। कब किया था? 5 फरवरी 1951 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उन्होंने हिंदू कोड बिल जो है उसको संसद में पेश किया था। क्या काम था? महिलाएं जो हैं उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना। इनका मान लो मेन काम ये था कि जो भी महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना व पुरुषों के शोषण से आज़ाद कराना, क्योंकि जो भी पुरुष हैं जो महिलाओं पर शोषण करते हैं उससे आज़ादी दिलाना। हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा समाप्त करने का प्रावधान इसमें किया गया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना, पुरुषों के समान स्त्रियों को भी तलाक का अधिकार देना। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य था। इस बिल के पास न होने पर, ये जैसे बिल पास नहीं हुआ, संसद में रख दिया इसको, ठीक है, ये बिल पास नहीं होने पर उसी के दूसरे दिन 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
कि भाई मेरा जो हिंदू कोड बिल है इसको पास नहीं किया जा रहा, तो क्या है, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि 26 सितंबर 1951 को क्या होता है, नेहरू जी जो थे उन्होंने घोषणा की कि डॉक्टर अंबेडकर जो है इनके द्वारा पेश किया गया जो बिल है उसको सदन से वापस लिया जाता है। और जैसे ही ये बिल ये लगा कि ये पास नहीं हो रहा है, तो इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने इस्तीफ़ा दिया अंबेडकर जी ने, तो क्या होता है, इस बिल कि भाई ये बिल जो है इसके पक्ष में भारी प्रतिक्रिया हुई कि भाई इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो भारी आक्रोश था जनता में। तो इस सब का जो परिणाम क्या रहा कि कुछ साल बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल जो है इसके अधिकांश जो प्रावधान थे उनको संसद में पारित किया गया, जिसमें कौन कौन से हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को याद रखना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम 1955 को, हिंदू अवैष्क व संरक्षकता अधिनियम 1956 को। यानी कि 4 अधिनियम जो है इनका जो पूरा श्रेय वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। यानी कि हिंदू कोड बिल जो है इसमें संपूर्ण भूमिका जो है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निभाई जाती है। तो याद रखने वाली चीज़ें इसमें यही है। एक तो क्यों था, उद्देश्य याद रखना है। एक 5 फरवरी 1951 को इस संसद में पेश किया जाता है। 27 सितंबर 1951 को अम्बेडकर जी हैं वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और 1955-56 जो है उसमें इसके अधिकांश जो प्रावधान है उनको संसद में पारित कर दिया जाता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये जो है छोटा सा टॉपिक है भाई, ये आज हमने लिया है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत महिला और बालकों के संरक्षण संबंधी जो प्रावधान है, संरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल्स, भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं महिला और बच्चों से संबंधित, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये जैसे ही मैं इसमें जैसे PDF जो हमारी रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। जैसे हमारी क्लास कंप्लीट होगी उसके 1-2 घंटे के बाद या दूसरे दिन भाई थोड़ी लेट हो जाती है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल है हमारा, और जो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। जो साथी जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो नई नई अपडेट आपको दे दी जाती हैं। जो भी मेरी क्लास होती है उनकी जो भी PDF रहती है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके अलावा भी आपको जो भी आपका जैसे फिजिकल हो गया जिनका, तो उनको CBT टेस्ट के लिए भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसके अलावा महिला और बाल अपराध जो है ये कंप्लीट हम करेंगे। इम्पोर्टेंट के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो ये जो सेशन था हमारा, ये भाई अपराध, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को हमने समझा। उसके अलावा मैंने हिंदू कोड बिल जो है ये आपको समझाया। इससे बाहर देखो चीज़ें आने को भी नहीं है। पिछली बार जैसे 1-2 साल से जैसे महिला और बाल अपराध को जोड़ा गया है, इसमें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सज़ा का प्रावधान ही पूछे जाते हैं कि भाई इसमें कितनी सज़ा दी जाती है। तो ये हमारे जैसे आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हम IPC CRPC इनसे संबंधित धाराएं पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो भाई अच्छे से तैयारी करो। महिला और बाल अपराध जो है इनमें क्वेश्चंस जो है भाई देखो नया टॉपिक जोड़ते हैं तो क्वेश्चंस पुटअप होते ही हैं। अच्छे से तैयारी करते रहो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए धन्यवाद।